Welcome learners. Today we will start the chapter 4, Key Elements of a Democratic Government. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्या एलिमेंट्स हैं जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की वर्किंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो वर्क करती है कौन कौन से उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए पीपल का क्या पार्टिसिपेशन होता है, रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स और इक्वालिटी एंड जस्टिस। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसमें एक स्टोरी के थ्रू आपको बताया जाएगा। स्टोरी है साउथ अफ्रीका की। तो ये स्टोरी है यहाँ पर माया नाम की एक गर्ल की, जो कि अफ्रीका की ही रहने वाली है, साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका में पहले रेस के बेसिस पर डिफरेंशिएशन या डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। रेस मतलब किसी के स्किन कलर के बेसिस पर। वहां पर 4 तरह के स्किन कलर के लोग रहते हैं। ब्लैक जो ओरिजिनली साउथ अफ्रीका के ही रहने वाले हैं, व्हाइट जो वहां बाहर से आए और सेटल हो गए, इंडियंस जो कि या तो वहां पर लेबर यानी कि मजदूरी करने के लिए गए थे या फिर वहां कोई बिजनेस करने के लिए गए, ट्रेडिंग करने के लिए गए। और फिर है चौथा कलर है कलर्ड, जो ना कि ब्लैक है ना व्हाइट है ना इंडियन है। इनका स्किन टोन इन सबके से थोड़ा मिक्स है, सब तरह का मिक्स कलर का स्किन टोन है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है कि माया एक 11 इयर्स की गर्ल है, साउथ अफ्रीकन गर्ल, जो वहां पर अपनी मदर के साथ रहती है। एक दिन वो अपने घर में कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग देखती है, जिसमें वो देखती है कि कुछ फोटोग्राफ्स चिपके हुए थे एक बॉय के बारे में। वो अपनी मम्मी से पूछती है कि ये कौन है, तो उसकी मम्मी बताती है ये है हेक्टर पीटरसन। 15 इयर्स के थे ये और इनको गोली मार दी गई थी। गोली क्यों मार दी गई थी, माया ने क्वेश्चन अगला पूछा। तो उसकी मम्मी ने उसको बताया कि साउथ अफ्रीका में पहले प्रोटेस्ट करना जो है अलाउड नहीं था, क्योंकि स्किन कलर के बेसिस पर वहां डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था और वहां पर पहले एपेटाइड लॉ चलता था। अब माया पूछते एपेटाइड लॉ क्या होता है। ये हेक्टर पीटरसन थे, जो कि एक प्रोटेस्ट के टाइम पर इनको गोली लग गई थी और आज साउथ अफ्रीका में इनके नाम का एक म्यूजियम भी है। तो अब मम्मी जो है माया के क्वेश्चन का आंसर देती है कि हेक्टर पीटरसन को गोली से क्यों मार दिया गया था। तो पहले साउथ अफ्रीका जो है एक डेमोक्रेटिक देश नहीं था। डेमोक्रेटिक देश जैसे कि आपको पता है, जब हम अपनी गवर्नमेंट अपनी सरकार खुद चुनते हैं। पहले वहां पे अपार्थाइड लॉज को यूज किया जाता था। अपार्थाइड लॉज क्या होते हैं, जब किसी को उसके स्किन कलर, उसके किस रंग का इंसान है, उसके बेसिस पर उसके साथ भेदभाव किया जाता था। जैसा कि आपको बताया वहां ये 4 स्किन कलर के लोग रहते हैं। अब ये एपार्टाइड लॉ कहता क्या था, इस कानून के हिसाब से जो नॉन वाइट्स थे, यानी कि जो गोरे नहीं थे, वो ब्लैक हो, इंडियन हो या मिक्स्ड हो, गोरों को छोड़कर बाकी सब, उनको अलाउड नहीं था एक दूसरे के साथ बात करना या गोरे लोगों के संग उठना बैठना या उनके जैसी जो वहाँ व्हाइट पीपल हैं उनके जैसी कॉमन फैसिलिटीज को यूज करना। यहाँ तक कि उनके हॉस्पिटल और एम्बुलेंसेस भी अलग थी। जो गोरों लोगों के लिए, व्हाइट लोगों के लिए एम्बुलेंस थे, वो बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज थे, सारे लेटेस्ट इक्विपमेंट सब कुछ था उनके पास। लेकिन जो ब्लैक के लिए थे, वो एम्बुलेंसेस ऐसे वेल इक्विप्ड या अच्छे नहीं थे। इवन उनकी बसेस और ट्रेन्स भी अलग होती थी। मतलब जो व्हाइट लोग हैं उनके लिए अच्छी और स्पेशल बस और ट्रेन रहेंगी, अच्छी कंडीशन में रहेंगी, और जो नॉन व्हाइट हैं, ब्लैक्स हैं, उनके लिए अलग रहेगी। इवन यहाँ तक कि उनके जो बस स्टॉप थे वो भी डिफरेंट थे। जो व्हाइट लोगों के लिए बस स्टॉप था, कोई वहां पर नॉन व्हाइट यानी कि कोई ब्लैक या कोई और कलर का, स्किन कलर का इंसान उस बस स्टॉप पर नहीं आ सकता था। जो नॉन व्हाइट थे वो वोट भी नहीं दे सकते थे। वोटिंग का हक भी केवल व्हाइट गोरे लोगों को था। और जो अच्छी लैंड थी जिसमें अच्छी खेती होती थी, अच्छी क्रॉप्स आती थी, या शहर के बीच में अच्छी सोसाइटी लोकेलिटी, वो सब इसके लिए रिजर्व थी व्हाइट लोगों के लिए। वहां पर कोई ब्लैक या नॉन व्हाइट आ भी नहीं सकता था।
और जो नॉन व्हाइट यानी काले लोगों को जो जमीन दी जाती थी वो एकदम बंजर जमीन दी जाती थी खेती के लिए। और ब्लैक और व्हाइट को मतलब किसी भी तरह से इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता था। इस लॉ के हिसाब से माना जाता था कि अगर गोरे हैं, व्हाइट हैं तो आप सुपीरियर हैं, काले हैं, नॉन व्हाइट हैं तो आप इंफीरियर हैं। ऐसे ही वहां पर एक टाउनशिप हुआ करती थी, साउथ वेस्टर्न टाउनशिप, जिसका नाम था सोलेटो, जिसमें हेक्टर पीटरसन रहा करता था। अब इतना सब सुन के माया को तो बहुत ही मतलब अजीब लगा, गुस्सा आने लगा, ऐसा कैसे हो सकता था पहले। फिर मम्मी ने उसके आगे की स्टोरी बताई, टाउनशिप के एक लड़के के बारे में, हेक्टर पीटरसन। अब माया पूछती है कि तो ऐसा क्या हो गया था उस लड़के को प्रोटेस्ट करना पड़ा। अब उसकी मदर बताती है प्रोटेस्ट हुआ क्यों था। प्रोटेस्ट हुआ था लर्निंग अफ्रीकान लैंग्वेज। वहां पर पहले लैंग्वेज चलती थी अफ्रीकान। ये लैंग्वेज जो है गोरे लोग बोला करते थे जो वाइट थे, और जो नॉन वाइट थे उनको जबरदस्ती सिखवाई जाती थी ये भाषा, ताकि उनको बातचीत करने में आसानी हो सके। अब क्योंकि वहां पर सब बहुत भेदभाव था, तो गोरे लोग जो है अपनी लैंग्वेज औरों को फोर्सफुली सिखवाते थे, बल्कि उनकी लैंग्वेज वो नहीं सीखते थे। तो हेक्टर और उसके जो फ्रेंड्स थे वो जबकि जुलू सीखना चाहते थे, जो उनकी वहां की अपनी पुरानी भाषा थी। स्कूल में वहां लैंग्वेज सिखाई जा रही थी। अब वो लोग बात को नहीं मानते हैं, तो उन्होंने क्या करना शुरू करा, प्रोटेस्ट करना शुरू करा। प्रोटेस्ट मतलब आंदोलन किया, उनके विरुद्ध आवाज उठाई कि हम हमारे देश में हमारी भाषा सीखेंगे, हम आपके देश की भाषा नहीं सीखेंगे। पुलिस ने क्या किया, उनको डंडों से मारना शुरू किया, जितने भी आंदोलन करने वाले थे, और गोली चला दी। तो वो गोली जाकर लगी हेक्टर पीटरसन को, और हेक्टर की उस आंदोलन में, उस प्रोटेस्ट में गोली लगने से डेथ हो गई। ऐसा क्यों हुआ वहां पर, क्योंकि वहां डेमोक्रेसी नहीं थी, अपनी सरकार चुनने का अधिकार नहीं था। जिसकी सरकार है वो जैसे मर्जी चाहे, कोई नियम कायदे कानून नहीं है, जैसे मर्जी चाहे चला रहे थे। उसके बाद बहुत संघर्ष किए। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक फेमस लीडर है नेल्सन मंडेला, उन्होंने इस सिस्टम के खिलाफ बहुत लड़ाई करी, और फाइनली 1994 में जाकर के नेल्सन मंडेला को जो है सफलता मिली, और साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक देश बन गया, जैसे हमारा इंडिया है। अब यहाँ कोई अनटचेबिलिटी नहीं कर सकता था जब डेमोक्रेसी बन गई। कोई इस तरह से भेदभाव नहीं कर सकता था, सरेआम किसी को गोली नहीं मार सकता था। और इसके बाद अब सारे स्किन कलर के लोगों को बराबरी का दर्जा मिला। तो देखा आपने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के क्या मायने होते हैं हमारे लिए, कितना जरूरी होता है, और कितने फायदे होते हैं इसके। अब बात करते हैं पीपल के पार्टिसिपेशन की। कैसे जो जनता है वो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करती है या कर सकती है। कैसे हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्शंस के थ्रू, ये तो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा ही था। लेकिन क्या आप जानते हैं रेगुलर इलेक्शंस होना क्यों जरूरी है। ऐसा क्यों नहीं हो जाता कि हमने एक बार एक गवर्नमेंट को चुन लिया, अपॉइंट कर लिया उस गवर्नमेंट को, और फिर वही चलती रहे क्योंकि वो अच्छी है। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है डिसीजन लेने का। हम वोटिंग करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, जिससे हम अपने लीडर को चुनते हैं। फिर जिसको हमने चुना है वो हमारे बिहाफ पर, जो हमारे वेलफेयर के लिए, हमारे अच्छाई के लिए डिसीजंस होते हैं, वो डिसीजन लेते हैं। और हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अगर उनका कोई डिसीजन हमको पसंद नहीं आता है तो हम लोग कोर्ट में भी जा सकते हैं, और गवर्नमेंट को कोई भी डिसीजन लेने से पहले बताना पड़ता है कि वो ऐसा डिसीजन क्यों ले रहे हैं, या क्या फायदे होंगे ऐसा डिसीजन लेने के। तो जो कोई भी गवर्नमेंट जब हम इलेक्ट करते हैं तो इंडिया में उसको 5 इयर्स के लिए किया जाता है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि वो फिर से दोबारे पावर में आए, तो फिर उनको इन 5 सालों में अच्छा काम करके दिखाना पड़ेगा। अच्छा काम करेंगे तो दोबारा इलेक्शन होंगे, तब दोबारा उनको चुन लिया जाएगा। नहीं करेंगे तो फिर हम किसी दूसरे कैंडिडेट को चुन लेते हैं अपने लिए। तो इस तरह से क्या होता है, गवर्नमेंट की जो पावर है वो लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि उन्हें डर है
डर होता है कि अगली बार हम नहीं चुने जाएंगे तो वो काम अच्छा करते हैं। नहीं तो जैसे आपने देखा, जब डेमोक्रेसी नहीं होती है, एक ही शासन चलता है, तो कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, अभी हमने देखा माया की स्टोरी के थ्रू। जब सारे जो पीपल हैं वो वोट डालने जाते हैं, तो गवर्नमेंट को रहता है कि अगर उनको दोबारा पावर में आना है तो वो अच्छा काम करेंगे। एक इलेक्शन में वोटिंग के अलावा और भी तरीके से हम लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने बुक में पेज में देख सकते हैं, कुछ इमेजेस दी गई हैं। लेटर टू द एडिटर, न्यूज़पेपर जो कि घर घर में जाता है, हम अपनी बात उसके थ्रू भी रख सकते हैं। गवर्नमेंट मस्ट गिव कंपनसेशन टू फ्लड विक्टिम्स, ऐसी मांग अगर हम उठाएं, किसी को बोलना है तो आप न्यूज़पेपर में दे सकते हैं। या फिर बैन पोस्टर्स, देखिए कैसे लोगों ने लेटर लिखे हैं एडिटर को कि अपनी बात उन्होंने न्यूज़पेपर के थ्रू गवर्नमेंट तक पहुंचाई है कि क्या उनको प्रॉब्लम लग रही है या क्या वो चाहते हैं और ऐसा होना चाहिए। और किस तरह से प्रोटेस्ट यानी कि अपनी बात को, आंदोलन को आप कैसे गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं, धरना, रैली, स्ट्राइक यानी हड़ताल, सिग्नेचर कैंपेन, ऐसे बोर्ड बनाकर अपने बात को आप शो कर सकते हैं बिना कुछ बोले कि कोई उसे पढ़ेगा तो आपका मैसेज पहुंचेगा। या फिर टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स के थ्रू या सोशल मूवमेंट्स के थ्रू। एक बहुत ही फेमस कैंपेन चलता है जैसे सेव द सॉइल, आपने देखा है कैसे ये लोगों ने बिना कोई शोर किए, बिना कोई झगड़ा किए, चुपचाप पोस्टर लेकर चल रहे हैं और इनका मैसेज भी बहुत ही क्लियर जो सब में जा रहा है। तो ये भी एक तरीका है प्रोटेस्ट करने का और पार्टिसिपेट करने का गवर्नमेंट के वर्किंग में। ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट का इस तरफ भी ध्यान जाए, क्योंकि अगर कंट्री के सारे लोग अपने अधिकारों के लिए अलर्ट हैं और इंटरेस्टेड हैं कि कैसे हमारा देश चल रहा है, क्या उसमें और अच्छे काम कर सकते हैं, तो ऐसे गवर्नमेंट का जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है वो और स्ट्रांग होगा। यानी कि हमने डेमोक्रेसी गवर्नमेंट क्यों हम प्रेफर करते हैं कि हमारी बात सुनी जाए, हमारी बात सब तक पहुंची जाए, तो उसके लिए जो पीपल हैं, सिटीजन है, उनको भी इंटरेस्टेड और अलर्ट दोनों होना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कभी अपने आसपास कोई रैली जाती देखें, आप एक बार रुकें, पता करें कि ये रैली क्यों निकल रही है या ये धरना या स्ट्राइक क्यों किया गया है। अभी हमने बात की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, फिर हुआ हमारा पार्टिसिपेशन कि हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब है रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट होता है झगड़ा और रिजोल्यूशन मतलब उनका समाधान। जब भी कोई गवर्नमेंट होती है या कोई भी काम होता है, कहीं ना कोई कॉन्फ्लिक्ट जरूर होता है, लेकिन वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन। कोई भी लड़ाई है तो उसका समाधान भी निकालना जरूरी होता है। अब आपने माया की स्टोरीज को पढ़ा, सुना, आपने देखा कि कैसे किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, वायलेंस हुआ, हिंसा हुई और डेथ हुई। और ये सब होता क्यों है? जब एक ग्रुप सोचता है कि हम सही हैं, हमें हक है, अपनी फोर्स हम यूज कर सकते हैं ताकि जो दूसरा ग्रुप है उसको हम कुछ बोलने से, उसको कुछ कहने से हम रोक सकें, तभी तो हुआ। अगर वो हेक्टर पीटरसन को प्रोटेस्ट करने देते, उनकी बात को सुन लेते या सुनने देते, अपने को नहीं मानते कि हम सुपीरियर हैं, हम इन पर लाठी चला सकते हैं, गन चला सकते हैं, तो ये सब वायलेंस और डेथ नहीं होता। लेकिन ऐसा होता ही क्यों है? क्यों उनको प्रोटेस्ट करना पड़ा? देखिए, जब लोग अलग कल्चर के, अलग बैकग्राउंड, रिलीजन, रीजन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, सब कुछ जब अलग होता है, तो और वो आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे से मेल जोल नहीं कर पाते हैं, कई बार वो अपने आप को डिस्क्रिमिनेटेड फील करते हैं, जैसे हेक्टर पीटरसन ने किया। इससे क्या होता है, दूसरे ग्रुप में फियर और टेंशन की सिचुएशन अराइज हो जाती है। हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हमारी सोसाइटी में, लेकिन गवर्नमेंट का रोल क्या है उनको रिजॉल्व करने में, उनका सॉल्यूशन देने में भी गवर्नमेंट का रोल होता है। जैसे रिलीजियस प्रोसेशंस एंड सेलिब्रेशंस। अब हमारे यहाँ आपको पता है इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है और बहुत सारे यहाँ पर रिलीजन फॉलो किए जाते हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। तो कई बार क्या होता है, जब हम कोई
रिलीजन से रिलेटेड कोई सेलिब्रेशन या प्रोसेशन करते हैं तो गवर्नमेंट की एक रोल है, ड्यूटी है कि जो पुलिस होती है दैट इज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है ना, वो भी उनका बहुत मेजर रोल होता है कि वो सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कम्युनिटीज के उनको मिले, अगर कोई झगड़ा होता है तो उसका सॉल्यूशन भी करे। और हालांकि तो पहले तो वो झगड़ा होने ही नहीं देना होता है, पुलिस का ये जॉब होता है। पहले वो चेक करते हैं कि जिस रूट पर आप ये प्रोसेशन या सेलिब्रेशन कर रहे हैं वहां पर इसकी वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, किसी एक रिलीजन की वजह से किसी दूसरे रिलीजन के जो सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट नहीं होने चाहिए। फिर कई बार क्या होता है, डर की वजह से, वॉयलेंस की डर की वजह से लोग जो है स्टोन्स थ्रो करने शुरू कर देते हैं, जिससे कि प्रोसेशन में डिस्टर्ब होता है, यानी रुक जाता है बीच में। तो पुलिस को ये इंश्योर करना होता है कि ऐसी कोई स्थिति बनने ही ना पाए। तो जो कॉन्फ्लिक्ट है उनका रिजोल्यूशन गवर्नमेंट कैसे देती है, इस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करके, और कोई भी ऐसी सिचुएशन होने से पहले ही कंट्रोल कर ली जाए। एक हमारे यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चलता है रिवर के ऊपर। आपने अपनी बुक में एक इमेज देखी होगी कावेरी रिवर की। तो एक रिवर जो है वो शुरू होती है एक स्टेट से, बहती है दूसरे स्टेट तक जाती है, और जब रिवर वहां खत्म होती है, उसका किनारा खत्म होता है, वो तीसरे स्टेट में खत्म होता है। ऐसा ही एक झगड़ा है कावेरी रिवर का, कर्नाटका और तमिलनाडु में। प्रॉब्लम क्या है, एक ही रिवर पर दो डैम्स बने हुए हैं, कृष्णा राजा सागर डैम कर्नाटका में और मेत्तूर डैम तमिलनाडु में। तो जो कर्नाटका का जो डैम है कृष्णा सागर डैम, वो उसका पानी यूज करते हैं खेती बाड़ी में, और जो बेंगलुरु सिटी है उसकी जरूरत की खपत के लिए भी उसका पानी वो डैम का यूज करते हैं। और मेत्तूर डैम जो होता है वो तमिलनाडु के डेल्टा रीजन में क्रॉप्स को उगाने के लिए किया जाता है। यहाँ तक तो बात ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम है जो डाउन स्ट्रीम डैम है तमिलनाडु में वो तभी फिल हो सकता है जब कर्नाटका से पानी अपस्ट्रीम में रिलीज किया जाए। इस वजह से इनमें हमेशा डिस्प्यूट रहता है, उधर से वो पानी छोड़ते नहीं है, इधर इनका डैम भरता नहीं है। तो दोनों स्टेट्स को उतना पानी नहीं मिल पाता जितना जरूरत है, ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो अब ऐसा नहीं है ना कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आप चलते नहीं रहने दे सकते हैं। तो क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसमें स्टेप किया, मतलब उसके बीच में आई सेंट्रल गवर्नमेंट और उन्होंने बोला है कि बिल्कुल फेयर और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों स्टेट्स के बीच में होना चाहिए, क्योंकि दोनों को ही पानी की जरूरत है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो गवर्नमेंट का उसमें एक मेजर रोल होता है उसके रिजोल्यूशन में। बात करते हैं डेमोक्रेसी में इक्वालिटी और जस्टिस की। इक्वालिटी मतलब बराबरी और जस्टिस मतलब न्याय। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मेन आइडिया क्या होता है कि सबको बराबरी का अधिकार मिले और न्याय मिले। क्योंकि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें इक्वालिटी और जस्टिस इनसेपरेबल है, मतलब जैसे कि सिक्के के दो पहलू, आप इनको अलग नहीं कर सकते हो। यहाँ पर न्याय भी मिलेगा और बराबरी भी मिलेगी। अब हमने स्टोरी पढ़ी माया की, डॉक्टर अंबेडकर जी की पिछले चैप्टर में, उससे पहले हमने पढ़ी समीर की। तो सब जगह हमने क्या देखा कि जस्टिस कब मिलता है, जब हम सबको एक जैसा और बराबर का ट्रीट करते हैं। तो सबसे बड़ा इनजस्टिस तो यही है हो रहा है कि अगर हम किसी को बराबर नहीं मान रहे हैं, यही सबसे बड़ा इनजस्टिस है। तो जस्टिस कब मिलेगा, जब बराबरी का अधिकार मिलेगा, तभी जस्टिस मिल सकता है। तो इसी वजह से जो है, जो ओल्ड प्रैक्टिसेस थी, यानी पुरानी जो प्रचलन में थी, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, इन सबको बैन कर दिया गया, और इवन पनिशेबल बाय लॉ। अब अगर कोई करता है तो वो लॉ से भी पनिश किया जाता है उसको। तो डेमोक्रेसी ने क्या अधिकार दिया, सबको एक साथ पढ़ने का, प्रेयर करने का, सबको चांस मिला। ऐसा हमने जेंडर बायसनेस के बारे में भी पढ़ा था पिछले चैप्टर में। तो ये भी टॉलरेबल नहीं है, क्योंकि इसमें भी जस्टिस कैसे मिलेगा जब तक इक्वलिटी नहीं मिलेगी। न्याय के लिए पहले बराबरी होना भी जरूरी है। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, करोड़ों रुपए और बहुत कुछ खर्च करके
जागरूकता लोगों में फैलाई जाती है और काफी ऐसे वेरियस स्कीम्स और प्रोग्राम्स जो हैं गवर्नमेंट लॉन्च करती है जिससे कि गर्ल चाइल्ड का वेलफेयर हो, भला हो और अपलिफ्टमेंट, उनको भी ऊपर उठने का मौका मिले, उनको भी बराबरी का अधिकार मिले। ऐसे बहुत से काम जो है हमारी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में इंडिया में हो रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जो गर्ल चाइल्ड के लिए, गर्ल स्टूडेंट के लिए फीस होती है, कई जगह या तो वो होती ही नहीं है या फिर वो बहुत कम होती है अगर आप बॉयज से कंपेयर करते हैं तो। इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो एक अभियान है, एक मूवमेंट है, ये भी इसीलिए है ताकि जेंडर बायसनेस खत्म की जा सके, गर्ल और बॉय चाइल्ड को बिल्कुल इक्वल स्टेटस दिया जा सके। क्योंकि आज भी कई घरों में क्या होता है कि बेटों को तो उनके एजुकेशन पे बहुत अच्छा खर्चा किया जाता है, अच्छे से पढ़ाया जाता है, बट बेटियों को नहीं किया जाता। तो ये सब जो भेदभाव है, ये जो गैप है, इसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स चला रखे हैं अभी। तो इस चैप्टर में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।